और चलिए अब शुरू करते हैं खास खबर का सफर। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती रिलीज से पहले विवादों में है। मेवाड़ समेत देश भर से यह आवाज उठ रही है कि फिल्म में कुछ ऐसी बात शामिल की गई है जो बेबुनियाद और तथ्यहीन है, लिहाजा फिल्म को बैन किया जाए। गुस्से और आक्रोश में लोग उस दास्तान को भूल जाते हैं जो राजपुताना रौब की पहचान है। रानी पद्मिनी के उस जौहर को भूल जाते हैं जिस पर हर राजस्थानी को गर्व है। विरोध का अपना एक तरीका होता है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भी तो विरोध किया जा सकता है, और यह बात किसी कवि से बेहतर कौन समझ और समझा सकता है। मेवाड़ की रानी पद्मिनी के जौहर को कविवाणी के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं इतिहासकारों की नजर में मेवाड़ की रानी पद्मिनी कौन थी और क्या है पद्मिनी के जौहर की गाथा। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध राजस्थान समेत पूरे देश में चरम पर है। आरोप है कि पद्मावती के किरदार को गलत ढंग से फिल्म में पेश किया जा रहा है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर रानी पद्मावती कौन थी और कितनी साहसी थी। 1 दिसंबर को रिलीज होने जा रही संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर बवाल मचा हुआ है। कोई कहता है कि इतिहास में पद्मावती का जिक्र ही नहीं है, तो विरोध करना बेईमानी है। तो कोई पद्मावती को अपना आदर्श मानता है। लेकिन हम आपको बताते हैं आखिर पद्मावती कहां की राजकुमारी थी। दरअसल मेवाड़ के इतिहास को लेकर कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद नाम की पुस्तक के जरिए सामने रखा है। वीर विनोद के पहले भाग में इस बात का जिक्र है कि रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी यानी पद्मावती सिंघल द्वीप के राजा की बेटी थी। उस द्वीप यानी टापू के राजा बहुत समय से सूर्यवंशी थे, लिहाजा उनका चित्तौड़ के राजा के साथ संबंध होना संभव था। साहित्यकार एवं इतिहासकार डॉक्टर आनंद शर्मा बताते हैं कि उस दौर में समाज पुरुष प्रधान रहा था, लिहाजा महिलाओं का ज्यादा जिक्र उस दौर में नहीं होता था। लेकिन रानियों का इतिहास रानी मंगा भाट जरूर लिखा करते थे। वहीं इतिहासकार रीमा हुजा बताती हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपनी कृति पद्मावत में भी उन्हें सिंघल द्वीप की राजकुमारी बताया था, जिनकी शादी रतन सिंह से हुई। पद्मावती खूबसूरत तो थी ही बल्कि पतिव्रता भी थी। किसी राजा की रानियां होती थी, अगर वो एक ही जाति की 4 रानियां आ गई तो जैसे हो गया भटियाणी जी 1, भटियाणी जी नंबर 2, भटियाणी जी नंबर 3, भटियाणी जी 4, भटियाणी जी 5वां, ऐसे उस तरह के उनके नाम हुआ करते। बीकावत जी वो पीहर वंश के नाम से ही उनको जानी जाती थी। बीकावत जी, राजावत जी, इस तरह जी लगता था तो स्त्री हो जाती थी। तो उनका इतिहास नहीं लिखा जाता था, कोई लिखता ही नहीं था। इतिहास तो सब राजाओं के और राजकुमारों के लिखे गए हैं। रानियों के लिए इतिहास लिखने वाले रानी मंगा भाट हुआ करते थे। वो केवल रानियों से तो अपनी वृत्ति लेते थे और रानियों के पास ही आकर अपनी बही करेक्ट करते थे कि कौन लड़की हो गई, किसकी लड़की, कहाँ शादी हो गई, किसका कहाँ हुआ, वो सारा जिक्र रानी मंगा भाटों की बही के अंदर हो। जहाँ तक पद्मावती नाम है या पद्मावती शब्द है, तो एक रानी पद्मावती का जिक्र आता है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में, और आजकल ये चीज़ काफ़ी चर्चा में है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, तो जिस रानी, जिस वीरांगना को सब लोग प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, जिनकी पूजा होती है या जिन्हें बहुत आदर के साथ लिया जाता है, मैंने तो उनका नाम हमेशा रानी पद्मिनी से जाना है बचपन से। और पद्मावत जो है वो भी कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है वो क्योंकि एक कथा लिखी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जिस तरह से गद्य पद्य लिखे, उन्होंने बड़े आदर सम्मान के साथ एक ऐसी आदर्श महिला के बारे में लिखा जो बहुत ही खूबसूरत तो हैं लेकिन बहुत पतिव्रता हैं
और वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं। पद्मावती के पतिव्रता होने का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले पर हमला किया तो रानी पद्मावती ने हजारों औरतों और बच्चों के साथ आग लगा ली, जिसे जौहर भी कहा जाता है। इसी जौहर की वजह से पद्मावती को आज भी समाज का आदर्श माना जाता है। राजस्थान में चित्तौड़ में का जौहर अधिक प्रसिद्ध हो गया, अन्यथा तो कई जगह जौहर हुए हैं। जौहर का अर्थ सीधा साधा ये है कि जब आक्रामक की शक्ति के सामने राजपूत कमज़ोर पड़ जाते थे तो अंत में वो अपनी स्त्रियों को अपमानित होने से, बच्चों को विधर्मी होने से बचाने के लिए वो उनको तो जौहर में जला देते थे। वो स्वयं स्वेच्छा से ही जौहर कर लेती थी और वो केसरिया बाना पहनकर बिल्कुल युद्ध करने निकलते थे, मरो मारो। हमारे कुछ आइकॉन होते हैं, उनमें से पद्मिनी भी एक है, क्योंकि पद्मिनी का एक आदर्श चरित्र है कि भाई किस तरह उसने अपने सत्यत्व की रक्षा के लिए जौहर किया। जौहर करना बहुत बड़ी बात है, नहीं समझो। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है तो ये नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता की भावनाओं को खेलना होता है। इतिहास में पद्मावती के जौहर के किस्से ही उन्हें बहादुर महिला के तौर पर सामने लाते हैं, जिसकी वजह से फिल्म में उनके गलत चित्रण के अंदेशे मात्र से ही संजय लीला भंसाली और उनकी फिल्म पद्मावती का विरोध तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की वजह क्या थी और क्या वाकई में उन्होंने पद्मावती को किसी शीशे में देखा भी था या नहीं। दीपक व्यास, ईटीवी न्यूज, जयपुर। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने की वजह पद्मावती और उसके राज्य विस्तार की ख्वाहिश दोनों ही मानी जाती हैं। दरअसल पद्मावती की खूबसूरती का जिक्र रघुनाथ नाम के चित्तौड़ के एक मुलाजिम ने खिलजी के पास जाकर किया था, लेकिन इतिहासकार इस बात को सिरे से नकारते हैं कि पद्मावती को किसी शीशे में अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पद्मावती की खूबसूरती के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी कैसे लग पाई। वीर विनोद के जरिए मेवाड़ के इतिहास को लोगों के सामने लाने वाले लेखक कविराज श्यामल दास ने अपने लेखन में जिक्र करते हुए लिखा है कि चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की रानी पद्मावती के पीहर का रघुनाथ नाम का एक मुलाजिम, जो कि जादूगर था, वो रतन सिंह को चेटक दिखलाकर खुश करता था, लेकिन रतन सिंह की नाराजगी के चलते उसे चित्तौड़ से बाहर कर दिया गया। फिर रघुनाथ दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया और वहां उसने पद्मावती के रूप की तारीफ कर डाली, जिससे प्रभावित खिलजी ने राजा रतन सिंह से पद्मावती को भेजने की मांग कर डाली। हालांकि कुछ इतिहासकार रघुनाथ को राधो चेतन के नाम से भी बताते हैं। तो उनके पीहर से एक रघुनाथ नामक जादूगर साथ आया था। वो रानी के नज़दीक होने के कारण ज़्यादा मुंह चढ़ा हो गया था, मुंहजोर हो गया था, रनिवास वगैरह में घुसना करना कराना इस तरह से अभद्रता करने लग गया था। तो रतन सिंह ने उसको चित्तौड़ से निकाल दिया था। वो नाराज होकर जब अलाउद्दीन के पास पहुंच गया और वहाँ अपने जादूगरी के करतब वगैरह दिखा दिखू के उसको खुश कर लिया और फिर उसके नज़दीक पहुंचकर पद्मिनी के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। इतनी प्रशंसा की कि अलाउद्दीन का मन हुआ, इतनी सुंदर स्त्री मेरे जनान खाने में होनी चाहिए। जिनको पाने के लिए राजा, जिसका नाम वो रावल रत्न सेन कहते हैं, सिंह नहीं, रावल रत्न सेन सिंघल द्वीप चाहते हैं। वो चाहे कहीं भी सिंघल द्वीप हो, कोई द्वीप है जो उसका नाम सिंघल है, और वहाँ से उनसे विवाह करके उन्हें अपनी रानी बना के लाते हैं। उनकी एक और रानी है जिनका नाम पद्मावत में नागमती नाम से आता है।
अलाउद्दीन खिलजी ने भारी फौज के साथ सन 1302 में चित्तौड़ पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों ओर के हजारों सैनिक मारे गए और राजा रतन सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस घटनाक्रम में पद्मावती को कांच में खिलजी द्वारा देखने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि ये अलग बात है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति पद्मावत में कांच में देखने का जिक्र बताया जाता है। वो किसी तरह से कोई न कोई बहाने से चित्तौड़ को विजयी करना चाहता था, तो वो ये बहाना बना के वो इसने आक्रमण करनी, वरना एक रानी के लिए, एक स्त्री के लिए कोई आक्रमण करे, इतनी बड़ी जंग लड़े और राजस्थान के सबसे बड़े किले को घेर वहाँ जीतने की कोशिश करे, इतना मूर्ख तो अलाउद्दीन हो नहीं सकता। बताया जाता है कि चित्तौड़ के योद्धा गौरा और बादल ने अपनी छोटी सी फौज के साथ मिलकर राजा रतन सिंह को कैद से निकाल लिया था। हालांकि गौरा बादल समेत कई जवान इस दौरान मारे गए और बाद में अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले पर फिर से हमला किया। इस दौरान अपने राज्य में साधनों की कमी के चलते होने वाली हार के अंदेशे से रानी पद्मावती समेत हजारों स्त्रियों ने जौहर कर लिया। दीपक व्यास, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ये सीधे चलते हैं जयपुर। हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, मुझे बताया गया है कि हम कलाओं के माध्यम से इस वक्त इतिहास से जुड़ेंगे, तो रूबरू करवाइए इतिहास से हमें। जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये थिएटर कलाकार हैं जयपुर के, अपने अंदाज में जिस तरह से ये फिल्म का विरोध कर रहे हैं। आप सीधे तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सोचो, समझो, करो। अरे रश्मि, तुम जानती हो पद्मावती मूवी रिलीज होने वाली है, तुम जाओगे देखने? भाई मैं तो जाऊंगा। अच्छा, तो तुम पद्मावती मूवी देखने जाने वाले हो? हाँ। तो एक बात बताओ कि आखिर तुम रानी पद्मावती के बारे में क्या जानते हो? यही कि वे बहुत महान रानी थी। बस इतना ही जानते हो कि वो एक महान रानी थी? हो गया ना शर्म से मुंह नीचा, तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तुम क्या, हर एक युवा हम कुछ जानना ही नहीं चाहते हमारे इतिहास के बारे में, क्योंकि हम तो जाएंगे वो देखने जो सच तो है ही नहीं, वो सच जो हुआ था। रानी पद्मावती महान रानी के साथ साथ क्या थी, मैं तुम्हें बताती हूँ। सुनना चाहोगे? हाँ, मैं जरूर सुनना चाहूँगा। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि रानी पद्मावती क्या थी। रानी पद्मावती एक वीरांगना थी, वीरांगना। रानी पद्मावती वीरांगना थी। रानी पद्मावती एक नेतृत्व करने वाली रानी थी। नेतृत्व करने वाली रानी थी। रानी पद्मावती सतीत्व की रक्षा करने वाली रानी थी। रानी पद्मावती सतीत्व की रक्षा करने वाली थी। रानी पद्मावती एक आदर्श पत्नी थी। रानी पद्मावती एक आदर्श पत्नी थी। रानी पद्मावती सही निर्णय लेने वाली थी। रानी पद्मावती सही निर्णय लेने वाली चयनकर्ता थी। तो बोलो, ये सब सुनने के बाद भी आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम मूवी देखना चाहते हो या नहीं। पर सॉरी, मैं तो ये मूवी नहीं देखूंगी। दोहराता हूँ सुनो गौर से, दोहराता हूँ सुनो गौर से, दोहराता हूँ सुनो गौर से, दोहराता हूँ सुनो गौर से। जौहर से लिखी कहानी, जौहर से लिखी कहानी, दोहराता हूँ सुनो गौर से, जौहर से लिखी कहानी, दोहराता हूँ सुनो गौर से, जौहर से लिखी कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी, जिसके कारण मिट्टी भी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। खोल उठी ज्वाला मामा,
खातिर, उसके स्वाभिमान की खातिर, उसके स्वाभिमान की खातिर, नारी के सम्मान की खातिर, नारी के सम्मान की खातिर, उसके स्वाभिमान की खातिर, उसके स्वाभिमान की खातिर। रानी को जौहर करना था, रानी को जौहर करना था, रानी को जौहर करना था, रानी को जौहर करना था। राजपुताना गौरव को, राजपुताना गौरव को, अरे राजपुताना गौरव को, राजपुताना गौरव को गर्व से ऊंचा करना था, गर्व से ऊंचा करना था। आधुनिकता को अपनाया, आधुनिकता को अपनाया, आधुनिकता को अपनाया, आधुनिकता को अपनाया, इतिहास को फिर से गड़बड़ाया, इतिहास को फिर से गड़बड़ाया, इतिहास को फिर से गड़बड़ाया, इतिहास को फिर से गड़बड़ाया। तो देखा भाइयों आपने, रानी पद्मावती जिंदा जल गई पर अपने तेजस्वी की आन को नहीं दिया। मेवाड़ी मेहंदी और मेवाड़ी कुमकुम को, उसकी पहचान को न जलने दिया। तो ज्वाला में जल गई प्रणाम करके मुट्ठी भरते, लेकिन लाखों में अपनी शान को जलने ना दिया। रानी सती पद्मावती ने मुस्लिम आक्रांत अलाउद्दीन की खिलजी के तेजस को बचाने के लिए, उससे अपने तेजस को बचाने के लिए 16,000 रानियों को आग में कूदकर ज्वाला में जल चुकी थी। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गौरव की बात है, और इस हिंदू धर्म की गौरव की बात को हम इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करना हमारे लिए निंदनीय है। तो भाइयों, हम शपथ लेते हैं कि हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम शपथ लेते हैं कि हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे। पद्मावती फिल्म को नहीं आने देंगे। पद्मावती फिल्म को नहीं आने देंगे। मित्रों, साथियों, अगर ऐसी फिल्म है, अगर उसको चलाना है, तो उन डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को पहले उस फिल्म को दिखाना चाहिए। जिन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, उन लोगों को बताना चाहिए कि फिल्म क्या है, क्यों नहीं चले या क्यों नहीं लगे। हमारे इतिहास से छेड़खानी नहीं चलेगी, हमारे विरासत से छेड़खानी नहीं चलेगी। अगर आप नाम कमाना चाहते हैं तो इतिहास को आड़े हाथ लेकर नाम नहीं कमा सकते। अगर आपको दिखाना है तो सच को दिखाइए, तो सच से साक्षात्कार सबको कराइए। अगर सच है तो आप दिखाइए, अगर गलत है इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। इतिहास से छेड़खानी नहीं चलेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दोषी पाए जाएंगे, और ये फिल्म देखने के लिए हम इसका विरोध करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे। अगर आपने पद्मावती को गलत तरीके से पेश किया तो ये सहन नहीं होगा। ये न राजपूत सहन कर पाएगा, न हिंदू सहन कर पाएगा, हर कोई भी सहन नहीं कर पाए। इसलिए इस फिल्म के लिए चलाने से पहले आप उन लोगों से जानकारी कर लें, समझ लें कि ये फिल्म क्या है। इसका विरोध हम कर रहे हैं, हम कलाकार लोग हैं, हम भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को चलने से पहले उन लोगों को बताएं ये फिल्म क्या है। ठीक है, तो आप समझिए, जानिए, सोचिए और समझिए। थैंक यू। पंडित नरेंद्र मिश्र ने अपनी कविताओं के माध्यम से रानी पद्मिनी के इतिहास और सत्यत्व की रक्षा के लिए किए गए जौहर को वीर रस के समान से बताया। उन्होंने कहा, गोरा बादल और पद्मिनी के साथ अलाउद्दीन के हमले को अपनी कविता के माध्यम से बेहतर तरीके से चरितार्थ किया है। कविता जो है वो मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती है। तो आज से करोड़ों वर्ष बाद भी पद्मिनी के जौहर पूर्ण बलिदान जो है वो हमेशा प्रणम्य रहेगा, और भारतवासी उसी से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। जैसे मैं एक कविता में 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं प्रारंभ में। आप चाहें तो मेरा सारा सोच इसी के इर्द गिर्द आपको दिखाई देगा। पद्मिनी का कालजयी जौहर, पद्मिनी का कालजयी जौहर भारत माता की पूंजी है। पद्मिनी का कालजयी जौहर भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टापें गूंजी है। जब तक जीवित है वसुंधरा, जब तक गंगा में पानी है। जब तक जीवित है वसुंधरा, जब तक गंगा में पानी है। इस भरत भूमि की धरती पर जब तक कविता की वाणी है। जब तक जीवित है वसुंधरा, जब तक गंगा में पानी है। इस भरत भूमि की धरती पर जब तक कविता की वाणी है, तब तक मेवाड़ी जौहर की गाथा दोहराई जाएगी। ये ज्वालाओं से लिखी हुई अविनाशी अमिट निशानी है। जिंदा जल गई मगर अपनी तेजस्वी आन न जाने दी। मेवाड़ी कुमकुम मेहंदी की पावन पहचान न जाने दी।
जिंदा जल गई मगर अपनी तेजस्वी आन न जाने दी, मेवाड़ी कुमकुम मेहंदी की पावन पहचान न जाने दी। जौहर ज्वाला को कर प्रणाम, योद्धा यवनों पर टूट पड़े, मुट्ठी भर थे पर लाखों में रजपूती शान न जाने दी। जो पूरे देश भर में ये बहस छिड़ी हुई है पद्मिनी का जौहर और उस फिल्म पद्मावती फिल्म से संबंधित, मैं उन सभी मित्रों तक एक कविता पहुंचाना चाहता हूं। कुछ लोग आज आलोचक हैं जौहर की मान भावना के, कुछ लोग आज आलोचक हैं जौहर की मान भावना के, वे प्रबल विरोधी हैं प्रण की उत्सर्गी मुक्ति कामना के। ऐसे लोगों की अस्मत ही जालिम मुगलों के नाम हुई, और ऐसे लोगों के कारण ही ये भारत भूमि गुलाम हुई। हम अगर 1000 साल की गुलामी की तरफ देखें, ऐसे लोगों के कारण ही ये भारत भूमि गुलाम हुई। कायर क्या जाने जौहर के बलिदानी अग्नि आचमन को, कायर क्या जाने जौहर के बलिदानी अग्नि आचमन को, क्या जाने सोच नपुंसक का बलिदानी प्राण विसर्जन को, क्या जाने लहू दास्ता का। इन 2 पंक्तियों पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। क्या जाने लहू दास्ता का जौहर व्रत की परिभाषा को, सुविधा भोगी क्या समझेंगे मर मिटने की अभिलाषा को। इतिहास खड़ा होता उन पर जो सत का मूल समझते हैं, प्राणों को ऐसे लोग सदा पैरों की धूल समझते हैं। चाहूँगा अगणित बलिदान हुए अब तक यश की सम्मानित निष्ठा में, सुकराती जहर बोलता है हर युग की प्राण प्रतिष्ठा में। जौहर पद्मिनी ने जौहर या मेवाड़ के में जो 3 जौहर हुए, विशेषतया पद्मिनी का जौहर, वो किन विशेष परिस्थितियों में हुआ, आप उस तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें। निर्णायक हार सामने थी, दुश्मन सर पर मंडराया था, और केसरिया लाज लूटने को खिलजी ने हाथ बढ़ाया था। जल मरने से ज्यादा पावन उस दिन कोई संकल्प न था, जौहर ही शेष बचा था बस, कोई भी और विकल्प न था। जौहर की ज्योति ने जलती तो सम्मान खाक में मिल जाता, रजपूती के पावन सत का अभिमान राख में मिल जाता। नारी तन का अपमान बोध माथे पर इंकित हो जाता, गीता गायक का वह पावन संदेश कलंकित हो जाता। सम्मान मिटा जिंदा रहने वाली हसरत मिट जाएगी, जो केवल जिंदा रहने में ही बहुत बड़ा अपने को धन्य समझते हैं। सम्मान मिटा जिंदा रहने वाली हसरत मिट जाएगी, लेकिन ज्वाला से लिखी हुई तारीख मिट नहीं पाएगी। वे मनुज नहीं अवतारी थीं, जलती लपटों में समा गईं। इस एक लिंग की धरती के कण कण को चंदन बना गई। सतियों के प्राण समर्पण से हल्दी घाटी का समर हुआ। मैं कहना ये चाहता हूं कि हल्दी घाटी का वो महासंग्राम, उस घटना से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी। सतियों के प्राण समर्पण से हल्दी घाटी का समर हुआ। वह आजादी का महामंत्र कविता के स्वर में मुखर हुआ। ज्वाला के अग्नि आचमन ने भीषण रण का विश्वास दिया। जौहर की जलती ज्वालाओं ने यहाँ के योद्धाओं को, पीढ़ियों को रक्त से रंजित इतिहास देने का संबल दिया, ताकत दी, हौसला दिया और मर मिटने का संकल्प दिया। भीषण रण का विश्वास दिया। ज्वाला के अग्नि आचमन ने भीषण रण का विश्वास दिया, आने वाली संतानों को महिमा मंडित इतिहास दिया। भीषण विप्लव भूचालों से बलिदानी गंध नहीं मिटती, और आने वाली संतानों में प्रण की सौगंध नहीं मिटती। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल जयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। वो संदेशा क्या था? 10 दिन के भीतर
न पद्मिनी का डोला दियाया। यदि इन रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया गढ़ भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। पद्मिनी की भूमिका देखें आप, वो जानती थी कि वही तलवार मेरे सतीत्व की रक्षा कर सकती है। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया। मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूँ। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। है यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर से धधक उठा था शोला। मेवाड़ का संकल्प देखे, रजपूती गरिमा का फिर से धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सिसौदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की, ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। मैं अपने वीर रस के कविता प्रेमी मित्रों से एक संदेश देना चाहता हूँ मेवाड़ का। लोग पूछते हैं मुझसे कभी कभी, पंडित जी आप चित्तौड़ में रहते हैं, वहाँ की क्या खास बात है। मैंने एक खास बात कही है इसमें, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। दोहराता हूँ सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दूसरे चरण की पहली दो पंक्तियों पर मैं सभी मित्रों का ध्यान चाहूँगा। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, 700 डोले सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, और अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समरमत वाले। और कुछ समय के बाद ये डोलियां खिलजी की सरहद में पहुंच जाती हैं, और मेवाड़ का दूत कहता है, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में, बोला शहनशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा ये सुनकर फौरन हुक्म किया था, और बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा तब वो अपने बेटे को बुलाते हैं, भतीजे को, पिता की तरह ही उसने पाला। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, अब मातृभूमि में वार धरा का दूध सफल करने का। यह लुहार पद्मिनी वेश में बंदी गिर जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। ये बंधन काटेगा
हम राणा को मुक्त करेंगे। और होता ये है कि वो पद्मिनी के वेश में लोहार जाता है और वो मिलने का आदेश तो दे ही दिया था वहाँ, और कारागृह में जैसे ही वो मिलते हैं उनके बंधन काट दिए जाते हैं। गोरा से वो मिलते हैं, दृष्टि फिर, लेकिन तभी जो है पूरी समग्र सेना का मुकाबला बादल सिंह को करना पड़ता है। मैं थोड़ा कविता को संक्षिप्त में करके आपको इसका अंतिम जो सोपान है वो भेंट करना चाहूँगा। पद्मिनी, वो सोच भी नहीं सकता था पद्मिनी आ सकती है, पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा, राणा और गोरा मिलते हुए जैसे ही उसने देखा एक गवाक्ष में से, जब यह मिलन लखा समझा पद्मिनी नहीं आई है और मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा और निकल पड़ा टिड्ढी दर रण का बजने लगा नगाड़ा। उधर खिलजी कहता है, सावधान, दुश्मन को भाग न जाने देना, कि टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल से ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा 90 दी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, और काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति दंड बढ़ा था, पर उस पथ पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, खिलजी की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, और लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे तो मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों में। यो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। लेकिन तभी धोखे से उसका सिर उतार देता है खिलजी का सेनापति। लेकिन गोरा का धड़ भी जो है दौड़ता है, और उस धड़ ने खिलजी के सेनापति को 2 टुकड़ों में काट देता है। काका का धड़ लख बादल से महारुद्र सा गर्जा, अरे कायरो नीच पामरो छल से रण करते हो। कविता का अंतिम सोपान पढ़ता हूँ। अरे कायरो नीच पामरो छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरे का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थीं, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थीं। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा प्लेन कर सन्मुख मृत्यु घड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आज़ादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वही की जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोणित से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कट कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 ज्वलंत प्यारी मणियाँ खोई थीं। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सती तो अभिमानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। और फिलहाल इतना ही। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में।